विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, सबसे पहले आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये तरंग क्या होती है। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, केमिस्ट्री बहुत इजी है, नाम से ही पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या परिभाषा होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी ऐसी तरंग जिसमें विद्युत तरंगे व चुंबकीय तरंगे दोनों ही शामिल हो। विद्युत प्लस चुंबकीय दोनों ही तरंगे शामिल हो, ऐसी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई। अब दोनों शामिल कैसे होगी, या तो विद्युत तरंग भी ऐसे चले या चुंबकीय तरंग भी ऐसे चले। क्या विद्युत तरंग भी ऐसे चली और चुंबकीय ऐसे, तो ये क्या हो गई, समांतर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक तरंग अगर यूं चली तो दूसरी यूं चलेगी, यानी लंबवत ये तरंगे चलती है। तो आपको ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, ऐसी तरंगे जो विद्युत व चुंबकीय रूप में एक दूसरे से लंबवत चले। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, विद्युत तथा चुंबकीय तरंग एक दूसरे से लंबवत चलती है। कैसे चलती है, लंबवत चलती है। तो ये बात हो गई हमारे जनरल डेफिनेशन की। फिर देखिए, हम आगे की तरफ चलते हैं कि जब ये तरंगे चली लंबवत तो ये कौन सी स्पीड से चलेगी, ये आपको सीखना है। तो देखिए, ये चलती है प्रकाश के वेग की स्पीड में, और प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। फिर तरंगे मान लिया चली गई 3 × 10⁸ की स्पीड से, बट क्या उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, या वो निर्वात में भी चल जाती है। तो ये ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। तो इस प्रकार आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड 3 बातें देख ली, और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जब चली तो कैसे चली, हमें चलाकर दिखाइए। तो देखिए, आप देख लीजिए कैसे चली वो। इस प्रकार हमने क्या लिया, रिप्रेजेंटेशन लिया, और इस प्रकार क्या चली, ये तरंगे चली। तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का हमने एक प्रदर्शन किया कि वो तरंगे कैसे चलती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमने ऐसे ड्रॉ करा। अब देखिए क्या होता है, ये जो इस अक्ष से जो ये दूरी है पूरी की पूरी इसकी ऊंचाई की, ये पूरी तरंग है। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ऊंचाई को क्या बोला जाता है, आयाम। क्या बोला जाता है, आयाम। और आयाम को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। किससे, ए से। फिर देखिए, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये जो ऊंचाई है इस अक्ष से ऊपर की ऊंचाई है, इसको बोलते हैं हम श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग। और इस अक्ष से नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गर्त। गर्त यानी खड्डा। तो ये खड्डा है इसलिए हमें गर्त बोलना पड़ा, और इसे हमने क्या बोल दिया, श्रृंग बोल दिया। ये गर्त हो गया। फिर ये क्या आ गया, वापस से श्रृंग आ गया। क्या आ गया, श्रृंग आ गया। फिर अगर हम इसे आगे की तरफ और ड्रॉ करें तो देखिएगा आप लोग, देखिए फिर से क्या बन गया, गर्त बन गया। क्या बन गया, गर्त बन गया। फिर से क्या बन गया, श्रृंग बन गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि श्रृंग क्या होता है और गर्त क्या होता है। अब देखिए, आयाम की बात कर ली, अब हमें देखना है तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देखिए, जो ये एक श्रृंग था, ये क्या है, एक श्रृंग है, और ये जो दूसरा श्रृंग है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लैम्डा। ये किसका साइन है, लैम्डा का।
अब जरूरी नहीं है आप सुरंग व सुरंग के बीच की दूरी को ही लैम्डा बोलो, आप गर्त व गर्त के बीच की दूरी को भी क्या बोल सकते हो, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि आयाम क्या होता है और तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तरंग दैर्घ्य कुछ नहीं है, एक दूरी है। तरंग दैर्घ्य क्या है, ओनली एक दूरी है। क्या है, दूरी, या वो गर्त के बीच में ले लो या वो सुरंग के बीच में ले लो। तो इस प्रकार हमारा ये प्रदर्शन खत्म होता है, जिसमें आपने आयाम देख लिया और तरंग दैर्घ्य को देख लिया। इम्पोर्टेंट यहाँ पे तरंग दैर्घ्य ही थी। अब देखिए हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की तरफ, या सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट लिखिए या कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट लिख लो। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स, यानी इसमें आप लोगों को समझना है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती है या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हम बात करेंगे। देखिए पहला जो की पॉइंट है वो है तरंग दैर्घ्य का। किसका है, तरंग दैर्घ्य का। यानी आप लोगों से पूछा गया है कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से सोचिए। तो देखिए परिभाषा तो पता है, दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो परिभाषा लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा बाद में। तो ये तो तरंग दैर्घ्य हो गई। फिर है कि इसे दर्शाते किससे हैं, तो हम इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। फिर बात आती है कि इसका मात्रक क्या होता है। इम्पोर्टेंट क्या है, मात्रक क्या होता है। अब देखिए पहले आपको ध्यान होना चाहिए तरंग दैर्घ्य क्या है। तरंग दैर्घ्य आप सब लोग जानते हैं दूरी है। क्या है, दूरी है और कुछ नहीं है। तो ये क्या है, दूरी। और आप लोग जानते हैं कि दूरी को हम किस में मापते हैं, बताइए, मीटर में माप लिया। तो दूरी को हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, पिकोमीटर में भी और नैनोमीटर में भी। तो जो दूरी का मात्रक होगा वही तरंग दैर्घ्य का मात्रक होगा। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो गया, मीटर। और क्या हो गया, सेंटीमीटर, या करके लिख दो। और क्या हो गया, नैनोमीटर। और क्या हो गया, पिकोमीटर। तो दूरी का जो भी मात्रक होगा वही मात्रक तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है और पिकोमीटर क्या होता है। तो देखिए मीटर एक जनरल यूनिट हो गई। फिर है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप लोग जानते हैं, एक मीटर और सेंटीमीटर में जो भी रिलेशन है वो आप जानते हैं। हमें नैनोमीटर देखना है, पिकोमीटर देखना है। देखिए नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर क्या होगा, 10⁻⁻9 मीटर। और पिकोमीटर क्या होगा, 10⁻12 मीटर। 10⁻12 मीटर। फिर एक और आता है एंगस्ट्रॉम, भी डिस्टेंस दूरी की ही इकाई है। क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻10 मीटर। क्या होता है, 10⁻10 मीटर। या आप सेंटीमीटर का भी लिख लो। सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻2 मीटर। क्या होता है, 10⁻2 मीटर। तो इस प्रकार हमने समझ लिया तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि तरंग दैर्घ्य एक दूरी है और कुछ नहीं है, और इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड की पॉइंट की तरफ। तो देखिएगा आप लोग, सेकंड की पॉइंट है सेकंड की पॉइंट उतारिए आप लोग, तरंग संख्या। सेकंड की पॉइंट है तरंग संख्या। देखिए तरंग संख्या नाम से ही पता चल रहा है
तरंगों की संख्या। अब देखिए तरंग संख्या को दर्शाया किससे जाता है, न्यू बार से। किससे दर्शाया जाता है, न्यू बार से। फिर देखिए तरंग संख्या का और लैम्डा का रिलेशन क्या है। तो तरंग संख्या व लैम्डा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तरंग संख्या लैम्डा की उल्टी होती है या लैम्डा तरंग संख्या के उल्टा होता है। अब देखिए बात आती है मात्रक की। किसकी बात आती है, मात्रक की। तो आप लोग बताइए क्या मात्रक होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, तरंग संख्या उल्टी है लैम्डा की। आप बताइए लैम्डा के मात्रक क्या क्या थे। अभी हमने लिखे लैम्डा के मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर। यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर। यानी न्यू बार के मात्रक क्या हो गए, 1/मीटर। ये हो गया। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, 1 है यहाँ पे। ऊपर जाने पे मैंने बताया घात में क्या आ जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अभी प्लस का घात है, ऊपर जाके माइनस का, तो m-1 हो गया, यानी m इनवर्स हो गया या सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो मात्रक मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो ये क्या हो गई, हमारी तरंग संख्या हो गई। इम्पोर्टेंट क्या था, लैम्डा का उल्टा होना। तो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैम्डा दे दिया जाएगा एग्जाम में और न्यू बार तरंग संख्या आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको इसी प्रकार सोल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है आवृत्ति। क्या है आवृत्ति, वो है थर्ड की पॉइंट। क्या हो गया, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति को हम किससे दर्शाते हैं, न्यू से। किससे दर्शाते हैं, न्यू से। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर c/λ। ये भी आपको ध्यान रखना है। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ। जहाँ पे c क्या है, प्रकाश का वेग है। क्या है, प्रकाश का वेग। फिर हम बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। अब देखिए हम पहले जान लेते हैं आवृत्ति होती क्या है। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में कोई तरंग कितना चक्कर लगाती है। आवृत्ति का मतलब बार बार लौट के आना। आवृत्ति का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बार बार लौट कर आना, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो ये जो तरंग है वो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है, उसे ही क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। तो 1 सेकंड में चक्कर लगाने को ही हमने आवृत्ति बोल दिया। अब देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि इसके और मात्रक क्या होते हैं। तो पहला मात्रक हमने लिखा हर्ट्ज, दूसरा मात्रक है साइकिल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया। आवृत्ति का मतलब ही क्या है, 1 सेकंड में जो चक्कर लगाया वही। तो इसका मात्रक साइकिल पर सेकंड भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आवृत्ति को भी देख लिया। तो नेक्स्ट की पॉइंट है वेग। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, वेग। तो आप 4th की पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, वेग। तो देखिए वेग क्या होता है, जिस स्पीड से कोई भी तरंग समय के साथ जो दूरी तय करती है उसे क्या बोलते हैं, वेग। यानी वेग क्या हो गया, समय के साथ जितनी दूरी तय करी गई है तरंग के द्वारा वो क्या हो गया, वेग हो गया। और वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं। किससे, c से। और c का फॉर्मूला क्या लिख लिया जाता है, c बराबर λ/ν। क्या फॉर्मूला हो गया, c बराबर λ/ν। इसी फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यू बराबर c/λ। तो इस प्रकार हमने वेग को भी देख लिया। अब हमारी 5th डेफिनेशन आती है जो है आयाम। 5th डेफिनेशन क्या है, आयाम। आयाम को किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। आयाम में आप लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी सुरंग
या गर्त की अधिकतम जो ऊंचाई होती है अक्ष से, वही क्या होता है, आयाम होता है। तो आयाम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमने क्या देख ली है, सारी की सारी डेफिनेशन को देख लिया। बस एक डेफिनेशन बच गई, वो है आवर्तकाल। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, आवर्तकाल या समयकाल। तो अगली हेडिंग है आवर्तकाल या समयकाल। देख लिए, अगली है समयकाल। समयकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। और समयकाल क्या होता है कि किसी भी तरंग ने कितने समय में चक्कर लगाया, क्या होता है, किसी भी तरंग ने कितने समय में चक्कर लगाया, वही क्या होता है, आवर्तकाल या समयकाल। इसे टी से दर्शाया जाता है। और इसका रिलेशन क्या होता है, ये भी आवृत्ति का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अब बात आती है मात्रक की। तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, यानी टाइम ही होगा। तो ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। और ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने समय काल को भी देख लिया। तो इस प्रकार आप लोगों को जो हमने फॉर्मूले लिखाए हैं उनको ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। पूरा हम निचोड़ देख लेते हैं, यानी सार देख लेते हैं। इतना पढ़ा, इसका सार क्या निकला, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा था। आप लोग जानते हैं 1 अपॉन लेमडा, ये क्या है, 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा को हमने क्या बोला, न्यू बार, यानी तरंग संख्या। तो ये क्या होगा, सी न्यू बार। तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यू क्या हो गई, आवृत्ति। सी क्या हो गया, वेग। ये क्या हो गया, लेमडा। तो न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है। अब ये क्या है, 1 अपॉन लेमडा। इस 1 अपॉन लेमडा को हमने न्यू बार बोल दिया, तो ये क्या हो गया, सी न्यू बार। और ये क्या हो गई, तरंग संख्या। तो इस प्रकार हमने ये जो संबंध देखा है, ये आपके क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है कि आपको एक तरंग दी गई है जिसमें 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है। क्या क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो तरंग संख्या बताइए। तो आप लोगों को क्या बतानी है, तरंग संख्या। सोल्व करिए, सोचिए जल्दी से। जल्दी से सोचिए कि आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, हम करते हैं इसे सॉल्व। देखिए, पहले तो आपको जो दिया हुआ है वो लिखो। क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, कितना है, 5800। तरंग दैर्ध्य को हम क्या लिखते हैं, लेमडा। लेमडा कितनी हो गई, 5800 एंगस्ट्रॉम हो गया। पूछा क्या है, तरंग संख्या। तरंग संख्या यानी न्यू बार आपसे पूछा गया है। अब देखिए, हमने अभी अभी एक संबंध लिखा था। संबंध क्या था, न्यू बार बराबर 1 अपॉन लेमडा। ये संबंध था। हमें पूछा क्या है, न्यू बार ही पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, लेमडा की जगह 5800 रख दो। तो इस लेमडा की जगह क्या आ गया, 5800। तो हमने क्या लिखा, 1 अपॉन 5800 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, जो आंसर आए वही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। काट तो आप लोग सकते हो, पॉइंटों में जो भी आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को सोल्व करना है।
एक हम क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या क्वेश्चन है? विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका न्यू या जिसकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। 500 हर्ट्ज है। कितनी है आवृत्ति? 500 हर्ट्ज है। तो लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। जल्दी से सोचिए कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। क्या था दिया हुआ, क्या है वो निकालना सबसे पहले। तो क्या दिया हुआ है? आवृत्ति। एक बार आप लोग सोचिए कैसे सॉल्व होगा, जल्दी से सोचिए फटाफट। क्या आपने सॉल्व करा? आया आप लोगों के आंसर? चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छे से देखिए, दिया हुआ क्या है पहले वो हमें लिखना पड़ेगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसकी आवृत्ति यानी न्यू कितना है? 500 हर्ट्ज। ये हो गया। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा निकालना है। ओके, अब देखिए आप लोग, फॉर्मूला आपको पता होगा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। नो, फॉर्मूला क्या है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। अब देखिए न्यू आपको दिया हुआ है, लैम्डा आपसे पूछा है और सी आपको पता है। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया आप लोगों को समझ में? तो क्या करोगे? लैम्डा निकालना है, लैम्डा को ऊपर लेके जाओ और न्यू को नीचे पटक दो। तो लैम्डा क्या हो गया? सी अपॉन न्यू। यही हो गया। अब सी कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन न्यू कितना है? 500 हर्ट्ज। तो हमने क्या लिख दिया? 500 हर्ट्ज। तो फिर आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। जो भी आपका आंसर आएगा इसे काट दीजिए। यहाँ पे 10⁶ बचा। फिर देखिए आप इधर एक 0 को ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना बचा? 3 0 × 10⁵ अपॉन में 5। फिर इसे डिवाइड किया तो 6। तो आपका आंसर क्या आया? 6 × 10⁵। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। तो आप इस प्रकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार भी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो आज हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हमें क्वांटम वर्ड मिलता है। क्या मिलता है? क्वांटम वर्ड मिलता है। तो आप लोगों को पहले ये जानना जरूरी है कि क्वांटम क्या होते हैं। देखिए जब प्लांक साइंटिस्ट आए तो प्लांक ने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है या ऊर्जा को अवशोषित करता है तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। तो प्लांक ने क्या बताया? ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है।
छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। उन पैकेट को क्या बोल दिया? क्वांटम। क्या बोल दिया गया? क्वांटम बोल दिया गया। तो देखिए प्लांक ने क्या क्या संबंध दिए ऊर्जा व आवृत्ति के संबंध में, वो हमें सीखना है। प्लांक ने ऊर्जा को आवृत्ति के समानुपाती बताया कि जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होगी, यानी जितनी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा उतनी ही वहाँ पे आवृत्ति होगी। तो देखिए आप लोग, जैसे ही हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को प्लांक के नाम के अनुसार प्लांक नियतांक बोल दिया गया। यानी ये क्या हो गया? h आपका प्लांक नियतांक हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ऊर्जा व आवृत्ति के संबंध में कि E बराबर क्या होता है? h न्यू होता है। और ये h कहाँ से आया? यहाँ से आया कि प्लांक ने बताया कि जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ किलो जूल सेकेंड। क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻³ किलो जूल सेकेंड। तो ये क्या हो गई? प्लांक नियतांक की वैल्यू। तो h क्या हो गया? प्लांक नियतांक। ये क्या है? प्लांक नियतांक की वैल्यू है, प्लांक नियतांक। तो देखिए आप लोगों को ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻³ किलो जूल सेकेंड। तो ये होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं न्यू का फॉर्मूला क्या होता है। अभी अभी हमने देखा कि न्यू बराबर होता है c/λ। क्या होता है? c/λ। तो हम इस न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? c/λ। तो E बराबर क्या हो जाएगा? hc/λ। तो ये क्या हो गया? नया फॉर्मूला बन गया। देखिए ये क्या बन गया? नया फॉर्मूला बन गया। अब हम देखिए एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया 1 है। 1/λ क्या होता है? न्यू बार। क्या होता है? न्यू बार। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? न्यू बार भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने 1 और 2 दो फॉर्मूले बना लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और न्यू बार वाला एक तीसरा फॉर्मूला भी हो जाता है। तो इस प्रकार हमने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को देख लिया। बस यहाँ से इन दोनों फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। और आपको ये ध्यान रखना है प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का कहाँ पे यूज होगा। तो देखिएगा आप लोग, देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। $550 एंगस्ट्रॉम वाली 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग की ऊर्जा होगी। ये क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। पहले तो दिया हुआ क्या है वो आपको लिखना है। तो क्या दिया हुआ है? तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा आप लोगों को दिया गया है, और कितना है? 550 एंगस्ट्रॉम। और आप लोगों से पूछा क्या गया है? ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले आपको ऊर्जा व तरंग दैर्घ्य में जो संबंध वाला फॉर्मूला था, जो हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए कहाँ पे ई और लैम्डा एक साथ आते हैं वो फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए।
तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने लिखा था अभी E बराबर hc/λ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। तो ये ही यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखिए कैसे यूज होगा। पूछा क्या है आपसे, E पूछा है, दिया हुआ क्या है आपको, लैम्डा। तो अब लैम्डा यहाँ पे रख देना। H कांस्टेंट है ही, और कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता है, अभी अभी लिखिए 6.26 × 10⁻−37। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और प्रकाश का वेग आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ये प्रकाश का वेग हो गया। अब देखिए आप एक बात सुनना, प्रकाश का वेग क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है, 550 एंगस्ट्रॉम। और एच की वैल्यू आप लोगों को पता है 6.626 × 10⁻37 किलो जूल सेकेंड, ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रॉम, ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है, ये क्या है, मीटर। तो देखिए एंगस्ट्रॉम और मीटर कभी कट नहीं सकते। तो आप लोग क्या करोगे, इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तभी तो ये मीटर और ये मीटर क्या होगा, सेम वैल्यू वाला होगा। तो आप लोगों को इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 550 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू कैसे आएगी, 550 × 10⁻−10, यानी आपको 550 × 10⁻−10 यहाँ पे रखना है और फिर कट करके आंसर को निकालना है। तो इस प्रकार आप लोग आंसर को निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या रखना है, 550 × 10⁻−10 मीटर, ये हो गया। फिर ये 3 × 10⁸ है और ये वाली वैल्यू यहाँ है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए आप कुछ ऐसे सॉल्व करना, 6.626 × 10⁻−37 × 10⁻8/550 × 10⁻10। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट ही होगा। बस आप लोगों को ये वैल्यू सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो एक बार समझ लीजिए, ये माइनस की वैल्यू है, इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस का 10 किस में बदल जाएगा, प्लस के 10 में। फिर घातें आप लोगों को पता है, ये +8 ये +10 क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, 10⁻18 हो गया। कितना हो गया, 10⁻18। अब ये क्या है, 10⁻−10, सॉरी 10⁻−37। इसको और इसको क्या करना है, अब ये माइनस होने वाला है क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। -37 और ये प्लस का 18, जब इनमें से जो घटाओगे जो आंसर आएगा और इन तीनों वैल्यू को काट लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसे आगे सोल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसमें और भी चेंज हो सकता है, एंगस्ट्रॉम की जगह पिकोमीटर भी दे दिया होगा, या आपको सेंटीमीटर दे दिया होगा, या आपको तरंग की ऊर्जा न पूछ के कुछ और तरंग संख्या वगैरह पूछ लिया जाएगा। यानी जो दो हमने पहले फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पे, वो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से आपके 4 मार्क्स पक्का इस बार आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कवर किया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत व विद्युत चुंबकीय तरंग को आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।